अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर डॉक्टर सना भुट्टो प्रोग्राम रहनुमा के साथ, जिसमें आज हमारा टॉपिक है इंडस्ट्री नीडेड स्किल्स। ये एक इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसी टॉपिक के लिए मैंने एक अपने बहुत ही मोअज़्ज़िज़ मेहमान को दावत दी है, सर कपिल कुमार। सर कपिल कुमार जो हैं इज़ द बेसिकली ही इज़ वर्किंग इन द फाउंडर्स स्पेस, और सर जो हैं उसके फाउंडर हैं। ही इज़ द CEO, ही इज़ बेसिकली रनिंग दैट ऑर्गेनाइजेशन। अदर देन दैट सर जो हैं वो माशाल्लाह से एकेडेमिया में एक बहुत तवील अरसे से इनका सर का ताल्लुक़ रहा है, और ये सर जो है फैकल्टी ऑफ इकरा यूनिवर्सिटी भी इस वक्त मौजूदा टाइम में हैं। मैं चाहूँगी कि सर अपना फ़र्दर तारुफ हमारे नाज़रीन को करवाइए। जी सर। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर द इनविटेशन। बहुत ही एक अच्छा टॉपिक है आज का, और ये बड़ा खूबसूरत स्टूडियो है। सो आज मज़ा आएगा इस टॉपिक पे बात करने का, क्योंकि नीड ऑफ टाइम भी है। और जहाँ तक मेरे इंट्रोडक्शन की बात है तो मेरा नाम कपिल कुमार है। आई एम फाउंडर ऑफ द फाउंडर स्पेस, एक स्टार्टअप कम्युनिटी है पाकिस्तान की सबसे बड़ी। और इसके साथ साथ आई एम विद द अकेडमिया फ्रॉम लास्ट 15 ईयर्स। आई एम टीचिंग एंटरप्रेन्योरशिप, लीडरशिप इन डिफरेंट टॉप यूनिवर्सिटीज़ ऑफ कराची। और इसके साथ साथ आई एम हेड ऑफ डिजिटल अंडरराइटिंग एट स्टेट लाइफ, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंश्योरेंस का इदारा है। तो वहाँ भी मैं टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और इन सारी चीज़ों को लीड कर रहा हूँ। और इसके साथ साथ आई एम FLMI फ्रॉम USA, फ्रॉम लोमा Atlanta, and इसके साथ साथ आई एम प्रोजेक्ट मैनेजर कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। आई हैव डन PMP and have more than 50 certifications in academia and industry skills। माशाल्लाह। तो आज का जो टॉपिक है उस पे हम बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे, जो स्किल नीड है आज के यूथ की या जो हमारे फ्यूचर जनरेशंस की। जी बिल्कुल, डेफिनेटली। हमारी जो जनरेशन है और ख़ासतौर पे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको गाइडलाइन की और गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आजकल का दौर AI का है, इनोवेशन का है, और डेफिनेटली डिजिटलाइजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। तो बच्चों को जो है कैरियर बनाने में, या इवन अगर उनको अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके अंदर डेफिनेटली उनको ये पता होना चाहिए कि उनको कौन सी स्किल्स रिक्वायरमेंट है। तो सर आप क्या समझते हैं कि आजकल का जो बच्चा है, जैसे कि अगर देखा जाए तो उसको कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड है? देखिए, अगर आप मैं पहले एक जेनरिक बात करूंगा कि सोसाइटी में आज कोई भी काम करने के लिए, चाहे आप कारपेंटर हैं, चाहे आप एक कंपनी के CEO हैं, चाहे आप एक कॉल सेंटर के एम्प्लॉय हैं, या आप जो है पुलिस में है, या आप लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज में है, तो कुछ ऐसे स्किल्स हैं जो सबके लिए मैंडेटरी हैं। पहले हम उनसे स्टार्ट करते हैं, जो ऐसे टॉप 10 स्किल्स हैं या टॉप 5 स्किल्स हैं। तो सबसे टॉप प्रायोरिटी पे आता है कम्युनिकेशन। जो हमारे पास सबसे लेस्ट फोकस्ड स्किल है, वो दुनिया में सबसे बेहतरीन और सबसे पावरफुल स्किल है। आप कोई भी काम कर रहे हैं, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होना बहुत जरूरी है। चाहे आप लिखने वाली जॉब कर रहे हैं, चाहे आप बोलने वाली जॉब कर रहे हैं, चाहे आप कोई साइन लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं, सो इट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। आप कैसे मैसेज देते हैं। सो कम्युनिकेशन इज द टॉप रैंक्ड स्किल, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन की बात करें। और उसके बाद जो दूसरा स्किल मैं सेकंड प्रायोरिटी जिसको देता हूँ वो है फ्लेक्सिबिलिटी। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ यूथ, जो कि एक फैक्ट है कि हमारी पॉपुलेशन का 56.7% जो है यूथ है। रिसेंट जो सर्वे किया है यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट ने, और उसमें से कोई 38.5% हमारा ऐसा यूथ है जो कुछ नहीं कर रहा। सो इनको जब हमें काम पे लाना है, या जो बाकी भी हमारी यूथ पॉपुलेशन है जो मोर देन 50% है, सो इनके लिए फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ जो लोग अपनी गर्दन में सरिया डाल देते हैं और कहते हैं कि नहीं, मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलूंगा, तो ये एक बहुत बड़ा गैप है मार्केट में। क्योंकि जब आप फ्लेक्सिबल होते हैं तो हम जितने भी आगे न्यू स्किल्स की बात करेंगे, या आज के शो में हम जितने भी और स्किल्स को डिस्कस करेंगे, वो फ्लेक्सिबिलिटी से स्टार्ट होते हैं। जब तक आप फ्लेक्सिबल नहीं है, आप नए स्किल नहीं सीख सकते। आपके लिए कोई भी स्किल काम करनी है। सो फ्लेक्सिबिलिटी को मैं सेकंड रैंक दूंगा। और थर्ड रैंक पे जो
इसके लाता है वो होता है डिजिटल एडॉप्शन का। कि मैं नहीं कह रहा कि आप जावा सीख लें, आप ये सीख लें स्टार्ट में, आप में एडॉप्शन तो हो डिजिटल टेक्नोलॉजीज की। जितने भी आईओटी डिवाइसेस हैं उनकी लिटरेसी होना बहुत जरूरी है आज के दौर में, क्योंकि आप देखिए आपके घर से निकलने से लेकर यहाँ तक आने तक आप हजारों एम्बेडेड डिवाइसेस को टच करते हैं, चाहे आपका मोबाइल फोन हो, चाहे माइक्रोफोन हो, चाहे सामने वाली डिवाइस हो, ये सब एम्बेडेड सिस्टम्स है। तो ये भी अब बेसिक लिटरेसी का पार्ट है। अगर आपको इन इक्विपमेंट्स को चलाना नहीं आता तो आप डिजिटली इलिटरेट हैं, इवन तो आप बहुत पढ़े लिखे भी हो। बिल्कुल सही बात की, बहुत बेहतरीन बात की सर ने। डेफिनेटली जो हम स्किल सेट की बात कर रहे हैं, जैसे कि सर ने बताया कि कम्युनिकेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आजकल के दौर की स्किल है, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्किल है, और इसके अलावा एडेप्टेबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्किल है। और डेफिनेटली सर ने ये भी बताया कि हमारी जो पॉपुलेशन है उसका जो एक पार्ट है वो बच्चे जो हैं वो कुछ भी नहीं कर रहे और वो बिल्कुल ही आइडल हैं और उनकी जो स्किल्स हैं वो नहीं पॉलिश नहीं हुई हैं। तो सर देखिए बेसिकली बच्चे तो बच्चे होते हैं, डोंट यू थिंक कि ये हमारा थोड़ा सा पेरेंटल पार्ट आ जाता है, उनको भी पेरेंट्स को भी थोड़ी सी अवेयरनेस देनी चाहिए, गाइडलाइन देनी चाहिए, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो एम्पावर्ड नहीं होते। पेरेंट्स को ना थोड़ा सा अब ना रियलिटी को एक्सेप्ट करना होगा। बिल्कुल। घर में एक पेरेंट है 30-40 हजार रुपए कमाते हैं, वो बड़ी मुश्किल से चला रहे, बट अम्मी कहती है मेरा बेटा 23 साल का है बट अभी तक मुन्ना है जी। तो ये जब तक हम मुन्ना कल्चर से बाहर नहीं निकलेंगे, हम जब 18 साल से ऑनवर्ड जो भी बच्चा है, अगर आप मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं तो उसको एजुकेशन के साथ तो अब आप उसको इनरोल करवा दें डिफरेंट प्रोग्राम्स में। थोड़ा कंफर्ट जोन से निकालें सैटरडे संडेज को। कराची की अगर हम बात करें, कराची तो सिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज है। आप कराची में देखें रात को 12 बजे भी क्लासेस हो रही हैं, रात को 1 बजे भी होती हैं, वीकेंड पे भी पूरी यूनिवर्सिटीज चल रही हैं, इवनिंग प्रोग्राम्स भी हो रहे हैं, डे प्रोग्राम्स भी हो रहे हैं। सो आपको बच्चों को स्किल सिखाना होगा। अच्छा, अगर आप भेज नहीं सकते बाहर तो उसका बेस्ट तरीका ये है कि कोई लाखों की तादाद में ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल है आजकल। 3G 4G एक रेडी वाले के पास भी है, एक रिक्शा वाले के पास भी मौजूद है। जब वो घर जाता है ना, उसी स्मार्टफोन को वो क्लासरूम में कन्वर्ट कर सकता है, अपने बच्चे को कोई डिजिटल कोर्स करवा सकता है। जब मैं डिजिटल कोर्सेज की बात करूं तो आई वुड अप्रिशिएट द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, जिसमें उन्होंने लास्ट कोई 10 साल में बहुत डेवलपमेंट की है, जिसमें 2 प्लेटफॉर्म से मैं बताऊंगा जो कि कम्प्लीटली फ्री हैं और आपको वो सर्टिफिकेशन देते हैं जो कि नवटेक, स्टेप्टा वगैरह से सबसे सर्टिफाइड है, और जिससे आपको जॉब मिल सकती है। आप 18 साल में ही अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि एक प्रोग्राम है डीजी स्किल्स। डीजी स्किल्स गवर्नमेंट का प्रोग्राम है जो कि कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसपे आप ऑनलाइन लर्निंग कर सकते हैं, और कोई वहां पर 20-30 से ज्यादा कोर्सेज अवेलेबल है ऑनलाइन, जो कि 4 से 6 महीने के प्रोग्राम्स हैं। आर दीज कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट? फ्री ऑफ कॉस्ट, 100% फ्री। और कोई भी इनरोल कर सकता है अपने घर के कंफर्ट से, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपको जस्ट मोबाइल फोन पे डीजी स्किल्स की वेबसाइट पे, एप्लीकेशन पे जाकर रजिस्टर करना है और आप अपना कोर्स स्टार्ट कर सकते हैं। That is very nice. ठीक है, तो हजारों कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप वो इनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं गूगल की बात करूं तो गूगल खुद अपने गूगल गैराज पे कोई हंड्रेड्स ऑफ कोर्सेज ऑफर कर रहा है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगेन उसमें कुछ पैसों वाले भी हैं, कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट भी हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कर रही है, कोर्सेरा पे चले जाएंगे, जब आप फिल्टर में जाके फ्री पे टैप करें तो कोई आपको थाउजेंड्स में कोर्सेज मिलते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो ये सारे वो प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आगे फ्री में लर्निंग, और ये मैं कह रहा हूँ कि इसके लिए वेट करने की जरूरत नहीं कि यूनिवर्सिटी डिग्री लेंगे अब एम्प्लॉयमेंट में जाएंगे तो ये कोर्सेज करने, ये मैंडेटरी है, स्पेशली हम जैसी इमर्जिंग इकोनॉमीज के लिए जहां पर मिडिल क्लास का रेशियो ज्यादा है। तो आप 18 साल से ही वो जो मुन्ना कंफर्ट जोन में उसको बाहर निकालें या घर में रख के उसको कोर्सेज करवाएं, क्योंकि डिजिटल लिटरेसी होगी तो वो फ्रीलांसिंग में काम कर सकता है। आपको जान के खुशी होगी कि हम पूरी दुनिया में 3rd रैंक पे आते हैं फ्रीलांसिंग में, माशाल्लाह। और 3rd रैंक में क्यों आते हैं? क्योंकि हमारे पास चीप लेबर है।
माशाल्लाह। मैं चाहता हूँ ये हम 10 नंबर पे आ जाएं, इट्स ओके, बट हम क्वालिटी लेबर दें, क्वालिटी के साथ हम कॉम्प्रोमाइज ना करें, हमारा स्किल्ड रिसोर्स हो, ताकि पाकिस्तान की एक अच्छी परसेप्शन बने। हम जो मेड इन पाकिस्तान मूवमेंट अब चला रहे हैं, ये भी मेड इन पाकिस्तान मूवमेंट का हिस्सा है कि अगर हमारा यूथ स्किल्ड है और वो सर्विसेज दे रहा है पूरी दुनिया को फ्रीलांसिंग के थ्रू, घर पे बैठ के, जिसके लिए कोई ऑफिस, कोई सिफारिश, कोई कोटा नहीं चाहिए, तो वो आप उसको आप इंक्लूड करें अपने कैरिकुलम में। और ये पेरेंट्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, अगर जो आज मुझे सुन रहे हैं जो लोग, वो आज ही जाके अपने 18 साल से ज्यादा बच्चों को डीजे स्किल में, नवटेक में, अच्छा नवटेक तो ऐसे प्रोग्राम्स करवा रहे हैं जिसमें पे भी कर रहा है। आप पूरा महीना जब कोर्स करते हैं तो आपको पेमेंट मिलती है लेने के बजाय बच्चों को, ताकि वो स्टाइपेंड होता है कि आप अपनी ट्रांसपोर्ट और कन्वेंस को फुलफिल करें, कवर करें। सो नवटेक के कोर्सेज अवेलेबल हैं, ये एफिलिएशन में इकरा यूनिवर्सिटी के साथ कर रहे हैं, इकरा यूनिवर्सिटी में नवटेक का पूरा प्रोग्राम चल रहा है। इस तरह कराची की कोई 12 यूनिवर्सिटीज में नवटेक के प्रोग्राम चल रहे हैं, छोटी इंस्टीट्यूट्स में। सो हमारे एक दोस्त हैं खुशनूद साहब, मुझे कुछ दिन पहले पता चला उनकी एक IT कंपनी है, वो भी नवटेक के प्रोग्राम करवा रहे हैं। तो ऐसे प्रोग्राम्स मार्केट में अवेलेबल हैं, आपको जस्ट जाना है और एनरोल करना है। सो ये पेरेंट्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जैसा कि आपने कहा, कि उनको मार्केट में जाके अपने बच्चों को एनरोल करवाना होगा। डेफिनेटली। और सर ने बहुत ही बेहतरीन एडवाइस दी पेरेंट्स को। और होता ये है कि पेरेंट्स भी जो होते हैं वो अवेयर नहीं होते और उनको चीज़ों के बारे में पता नहीं होता, और बच्चे जो है वो बेसिकली एम्पावर्ड नहीं होते, बच्चों के पास रिसोर्सेज नहीं होती हैं, पेरेंट्स के पास रिसोर्सेज होती हैं। तो पेरेंट्स को अपने बच्चों पे ट्रस्ट करना चाहिए और उसके साथ साथ उनकी अवेयरनेस, जिस तरह सर ने बहुत ही अच्छे फ्री कोर्सेज के बारे में बताया। और इट इज़ नॉट ऑलवेज लाइक दिस कि आपने एजुकेशन की हमेशा एक कॉस्ट को देख के पीछे हट जाना है, बल्कि सर हैड गिवन एन अपॉर्चुनिटी कि बहुत सारी जो है अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ फ्री कोर्सेज। तो अवेयरनेस जो है, यही अवेयरनेस देखा जाए तो बड़ी मिसिंग है, और इसी के लिए प्रोग्राम किया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में इल्म हासिल हो और बच्चे जो हैं वो अपनी जो करंट इस वक्त एरा है उसके मुताबिक अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकें। सर, जहाँ तक हम स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो आपने कम्युनिकेशन एक बताया स्किल बड़ी इंपॉर्टेंट है, एडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो एक इंतहाई इंपॉर्टेंट स्किल है। सर, व्हाट डू यू थिंक अबाउट डेवलपिंग द सॉफ्ट स्किल्स? देखिए, सॉफ्ट स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं। कम्युनिकेशन इज़ अ सॉफ्ट स्किल एक्चुअली। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, स्पेशली जो IT के कोर्सेज हैं ना, अब उसमें अगर हम बात करें कि मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के, ये बहुत अच्छे कोर्सेज हैं, इस पे फोकस करना चाहिए आज बच्चों को। इंस्टीट्यूट्स भी मौजूद हैं, एपटेक जैसी, ऐसी और बहुत सारी इंस्टीट्यूट्स हैं कराची में जो फिजिकली काम कर रही, और ऑनलाइन भी ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं स्टेप वाइज। आप देखें, यूट्यूब एक ऐसा वो टूल है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगेन यूट्यूब पे अगर आप किसी भी स्किल के कोर्स वाइज लेक्चर्स देखेंगे तो दुनिया के हर स्किल के कोर्स वाइज लेक्चर पड़े हुए, ये भी एक बेहतरीन सोर्स है। बट हाँ, एक छोटा सा जो प्रॉब्लम आता है हमारी जनरेशन को या जो हमारी यूथ है उसको, जिनको इंग्लिश नहीं आती, तो उनके लिए प्रॉब्लम ये होता है कि बहुत सारा कंटेंट इंग्लिश में मौजूद है, बट अगर आप उसको देखें कि उर्दू में बहुत कम कंटेंट है, वो एक चैलेंज है। बट उसके अगेंस्ट आपके पास जो लोकल प्रोग्राम्स है वो उसको उस गैप को फिल कर रहे हैं। बट अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी सी भी बेहतर है तो कोई दुनिया का ऐसा स्किल नहीं है जो आप YouTube पे बैठ के नहीं सीख सकते। मैंने बहुत सारे बच्चों को इंटरव्यू किया है जिन्होंने मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, बैकएंड डेवलपमेंट मोबाइल की, सॉफ्टवेयर की, या जावा पे डेवलपमेंट करना, ये सब उन्होंने यूट्यूब से सीखा और आज परफॉर्म कर रहे हैं। डिजाइनिंग, आपको पता है पाकिस्तान से जो हमारी एक्सपोर्ट होती है एज अ फ्रीलांसर, उसमें एक बहुत बड़ा 30% चंक डिजाइनिंग का है। सो डिजाइनिंग के जो फोटोशॉप के कोर्सेज हैं या कैनवा के जो कोर्सेज हैं, कैनवा एक टूल है, बहुत अच्छा टूल है, उसका पेड वर्जन भी इतना महंगा नहीं है जितनी आप उससे अर्निंग कर सकते हैं। अगर आपके पास कैनवा का एक पेड वर्जन है और आप एक अगर टास्क जॉब परफॉर्म करते हैं तो आपको $15-20 मिल जाते हैं। और कैनवा का पूरे साल का जो
एक्सेस है वो मुश्किल से $40-50 में मिलता है। आप पूरे साल जो है उस पर डेवलपमेंट कर सकते हैं, रोजाना के 10 टास्क भी कर सकते हैं, आप 20 टास्क भी कर सकते हैं। सो ये स्किल सीखना बहुत जरूरी है। ये भी कैनवा के अपने कोर्सेज अवेलेबल हैं। इसके साथ साथ जो फोकस आज आपको यूथ को देना है वो देना है सॉफ्ट स्किल्स में, राइटिंग स्किल्स पे, कि जो आपकी क्रिएटिव राइटिंग है उसको कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं। 7 C's के या ऐसे जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको आपको रिव्यू करना होगा। इसके साथ साथ एक और चीज है जिसको मैं कहता हूँ कि इमर्जिंग स्किल्स जो आज प्रैक्टिस में नहीं है, बट आज से 3 साल बाद उनकी डिमांड होगी। सो आप अगर गूगल पे जाके लिखें कि आज से 3 साल बाद वो कौन से स्किल्स हैं जिनकी डिमांड होगी, तो आपको क्रिटिकल थिंकिंग मिलेगी, एनालिटिकल स्किल्स मिलेंगे, डेटा साइंसेस के स्किल्स मिलेंगे, एआई के स्किल्स मिलेंगे। सो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए आज आप अगर वो सीखेंगे जो सब लोग कर रहे हैं तो आज आप कंपटीशन में इंटर हो जाएंगे। और अगर आप वो करेंगे जो आज से 2 साल बाद आना है तो आपके पास एज होगा, आप फर्स्ट मूवर एडवांटेज होगा आपके पास। आज से अगर जिन्होंने 2 साल पहले एआई के कोर्सेज किए थे सो आज वो मार्केट को लीड करने, जिन्होंने आज से 4 साल पहले डेटा साइंसेस के कोर्सेज किए थे वो मार्केट को लीड करें, क्योंकि डेटा साइंस एक ऐसा स्किल है जो आज भी पूरी दुनिया में हाईएस्ट पेड स्किल है। और पाकिस्तान में आपको पता है बहुत रेयर डेटा साइंटिस्ट हैं जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। अभी कोविड की मैं बात करूं तो कोविड में ये जो हमने इतना जल्दी हमने अचीवमेंट हासिल की, इसके पीछे डेटा साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये पूरे प्लेटफॉर्म्स, डेटा मॉड्यूल्स बनाए थे। वो डेटा की हेल्प से हमने कोविड को ओवरकम किया और पूरी दुनिया ने ओवरकम किया। तो इसके पीछे जो आपको लोग थे वो कोई हमारे मैनेजमेंट साइंसेज वाले लोग नहीं थे, वो डेटा साइंटिस्ट थे। सो डेटा साइंस इमर्जिंग फील्ड है। आज मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं कि आप जो भी कर रहे हैं ना, बीबीए कर रहे हैं, बीएस कर रहे हैं, बीएस साइकोलॉजी कर रहे हैं, उसके साथ साथ डेटा साइंसेस को सीखें। ये सबके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग में और एनालिटिकल स्किल्स में डेटा साइंसेस का बहुत बड़ा रोल है। सो ये 3 साल बाद अगर मैं बात करूं 2028-27 की, तो जो डेटा साइंटिस्ट होंगे वो स्टिल पूरी दुनिया में राज करेंगे। और उसके साथ साथ एआई डेवलपमेंट सीखें। उम्र की कोई हद नहीं है, कोई 18 साल का बच्चा है वो भी एआई पे एल्गोरिथम बना सकता है, अपने मॉड्यूल्स बना सकता है, मॉडल्स बना सकता है। डेटा ओपन सोर्स पे बहुत डेटा मौजूद है, उसी डेटा को यूज करते हुए आप बहुत सारे मॉडल्स बना सकते हैं। और इसके साथ साथ एआई के अलावा जो और स्किल एक मैं कहूँगा कि जिसको हम कहते हैं कि डूअर स्किल कौन से होते हैं, जैसे कि टेक्नीशियन स्किल्स होते हैं। अब जिन बच्चों को पता है कि वो हायर एजुकेशन की तरफ नहीं जा सकते या और चैलेंजेस हैं उनको, तो वो डूअर स्किल्स की तरफ जितने भी बच्चे गए ना, वो आज तक मैंने अनएम्प्लॉयड नहीं देखे। उनके पास कभी ऐसा नहीं सुना कि उनके पास पैसे ना हो। डूअर स्किल क्या होते हैं? ये जो रेडियो टेक्नीशियन है, देखें इसके लिए कोई स्पेशलाइज कोर्स नहीं होता। ये डूअर स्किल्स हैं, शॉर्ट कोर्सेज हैं, आपने कर लिया, आप इस इक्विपमेंट को रिपेयर करना सीख लें, ये डूअर स्किल्स होते हैं। आप आईटी टेक्नीशियन बन जाएं, आप कोई कारपेंटर बन जाए। ये जो स्किल्स हैं ये भी बहुत जरूरी है। देखिए हार्ड स्किल्स इनको कहा जाता है, बट इन हार्ड स्किल्स जिनके पास होते हैं ना, मैंने कभी उनको जिंदगी में अनएम्प्लॉयड नहीं देखा। मैंने कभी ये नहीं सुना कि कोई मैकेनिक है और उसके पास पैसे नहीं है। जब वो मैकेनिक है ना तो एक छोटी सी जॉब परफॉर्म करते हैं तो 1000, 2000, 3000 उनको मिल जाते हैं और वो दिन के कोई 4-5 हजार रुपए कमा लेते हैं। अगर आप उसको कन्वर्ट करें तो महीने के वो 1.5 लाख रुपए बन जाते हैं। एक अच्छा खासा एमबीए जो है ना वो महीने के 1.5 लाख नहीं कमा पाता, वो 50-60 हजार 70 हजार की नौकरी कर रहा होता है। सो ये जो डूअर स्किल्स है ना, काम कोई भी छोटा नहीं होता। एक तो हमने अपनी सोसाइटी में ना एक ऐसे गलत नॉर्म सेट किए हैं कि हम कहते हैं कि नहीं आप ये ना करें, ये छोटा काम है। काम कोई भी छोटा नहीं होता। जो भी काम आप ईमानदारी से, इज्जत से अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं या अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं, वो काम छोटा नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात है। तो हर स्किल पे इक्वली हमें भी एज अ माशरे में, हम जो माशरे के लोग हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी जो काम कर रहे हैं उसको इज्जत देनी चाहिए। कोई कारपेंटर है उसको भी उतनी इज्जत देनी चाहिए जितनी हम एक बैंकर को देते हैं, और कोई अगर रिक्शा चला रहा है उसको भी उतनी इज्जत देनी चाहिए जितनी हम एक टैक्सी ड्राइवर को या
पायलट को दे रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। डेफिनेटली सर ने बेहतरीन बात की कि रिस्पेक्ट का फैक्टर जो है वो मटेरियल से या मनी से लिंक नहीं होना चाहिए, बल्कि वो पर्सन ओरिएंटेड होना चाहिए। बिकॉज कि आप अगर कोई भी शख्स है और वो हक हलाल की रोटी कमा रहा है तो रिस्पेक्ट जो है वो उससे कनेक्टेड होनी चाहिए, बिकॉज कि वो मेहनत ही कर रहा है। और बेशक वो काम ये नहीं है कि काम कोई छोटा हो गया या काम कोई बड़ा हो गया। तो ये बहुत ही सर ने बेहतरीन गोल्डन वर्ड्स मैं कहूँगी कि गोल्डन वर्ड्स हैं जो कि हमारी सोसाइटी के अंदर ये नॉर्म्स जो है वो नहीं एग्जिस्ट करते। तो डेफिनेटली हमारे जो स्टूडेंट्स हैं या कह लें कि हमारे जो है बच्चे हैं उनको ये सीखना होगा, अपना एक एटीट्यूड चेंज करना होगा टुवर्ड्स वर्क। सर तो आपको लगता है कि जो एटीट्यूड इटसेल्फ है, जिस तरह हमने भी डिस्कस किया एटीट्यूड कोई के हमारे यहाँ जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को अगर वो मतलब 18 ईयर्स से क्रॉस हो गए, 30 ईयर्स पे भी पहुँच गए तो वो बच्चे ही हैं। तो डेफिनेटली जब एक घर का माहौल ऐसा होता है तो बच्चों का दिमाग भी ग्रो नहीं करता। और जब बच्चे अगर आपकी एज बढ़ती भी जा रही है और अब आपको फिर भी बच्चा बच्चा बोल रहे हैं तो वो माइंड में फिर बच्चों के क्या रह जाता है कि हम बच्चे हैं। तो उससे लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डेवलप हो जाता है और वो फिर यही सोचते हैं कि हमें अभी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है कोई स्किल गेन करने की। तो सर जब हम स्किल गेन करने की बात करते हैं तो डेफिनेटली डू यू थिंक इट इज़ लिंक्ड विद क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन एज वेल? बिकॉज स्किल तो चले एक लर्नड है कि हमने एक काम सीख लिया, लेकिन उसमें बीइंग क्रिएटिव होना, तो इसमें आप क्या कहना पसंद करेंगे? देखें जो क्रिएटिविटी है ना वो ओनरशिप से आती है। जी बिल्कुल। जब आप किसी भी चीज को ओन करते हैं, दिल से करते हैं, पैशन से करते हैं, तो उसमें क्रिएटिविटी आती है। जब आप कोई काम पैसों के लिए करते हैं ना उसमें क्रिएटिविटी नहीं आती। बिल्कुल सही बात है। क्रिएटिविटी आप देखें जितने भी दुनिया के बड़े पेंटर्स हैं वो पैसों के लिए काम नहीं करते, वो पेंटिंग ऐसी बनाते हैं कि उसके दुनिया में वो अनमोल हो जाती है और उसको उतने पैसे मिलते हैं। तो जो भी काम आप पैशन से करते हैं ना सो उसके लिए पैशन डेवलप करना होगा। ये जो आपने बात की हमें सोसाइटी को ना एक जो सबसे बड़ा हमारे पास मैं कहूँगा कैंसर है पूरी सोसाइटी में वो है लोग क्या कहेंगे। बिल्कुल। सो इसका मैं एक बहुत सिंपल एक फॉर्मूला देता हूँ कि कभी आप खुद से पूछ के देखें या अपने घर वालों से कि जब हम अपने बच्चों को कहते हैं कि यार ये काम ना करो लोग क्या कहेंगे, क्या वो लोग आपका खाना लेके आते हैं? क्या वो लोग आपके घर पे राशन लेके आते हैं? क्या वो लोग आपको सपोर्ट करते हैं मुश्किल टाइम में? अगर नहीं कहते तो वो जो कहते हैं ना उनको कहने दो, लोगों का काम है कहना। आप वो करो जिससे आपके घर पे इज्जत का खाना आता है, आप इज्जत से जिंदगी गुजार सकते हैं। देखिए जब पैसे होते हैं ना तो वही चार लोग फिर आपके लिए बात भी करते हैं, आपकी तारीफ भी करते हैं। सो आपका जो फोकस है ना वो स्किल डेवलपमेंट पे होना चाहिए और स्किल डेवलपमेंट के थ्रू आपने अर्निंग करनी है। जब आप अर्निंग करते हैं ना आप कुछ हो जाते हैं तो फिर वही चार लोग जो आपके खिलाफ बात कर रहे थे वो आपकी फेवर में बात करते हैं, वही आपका इस्तकबाल भी करते हैं, वही आपको इज्जत भी देते हैं। सो हमें सबसे बड़ा जो ये कैंसर है ना सोसाइटी का, पहले तो इसको ट्रीट करना होगा कि लोग कुछ नहीं कहेंगे, आप काम करें, मेहनत करें, स्किल सीखें। कोई भी स्किल छोटा नहीं है। जब आप स्किल सीख जाएंगे ना तो वो लोग आपकी फेवर में आ जाएंगे, आप पॉजिटिविटी डेवलप, आपको पॉजिटिव वाइब्स आना शुरू हो जाएंगी। जब आप एक दिन में 10,000 रुपए कमा के घर जाएंगे ना उन स्किल्स के थ्रू, आपको खुद एक इटसेल्फ एक प्रिविलेज फील होती है, सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होता है। आप डेडिकेटेड होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं और सुबह आपको दिल भी करता है काम पे जाने का। सो ये स्किल सपोर्ट करते हैं। तो पेरेंट्स को भी ये चीज समझनी चाहिए कि अगर उनके 4 बच्चे हैं, चारों बच्चे अगर अच्छे स्किल सीख जाते हैं तो वो एक मिलके एक कंपनी बना सकते हैं और वो कंपनी के थ्रू वो स्किल सर्विसेज को सेल कर सकते हैं। सो हमारे यहाँ फाउंडर्स बनने का बहुत कम कॉन्सेप्ट है, हमारे यहाँ नौकरी करने का ज्यादा कॉन्सेप्ट है। मैं कहता हूँ कि आप ऐसे स्किल सीखें जिससे आप एम्पावर हो और अपना कारोबार बनाए, कारोबार से फिर एक कंपनी बनाए, फिर एक इंटरनेशनल कंपनी बनाए और पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करें। ये शुरुआत इसकी स्किल से ही होती है जब आपका माइंड सेट डेवलप होता है। मैं इस पे ये भी फोकस करना चाहूंगा कि अब हमें एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट को फरोग देना होगा पूरी सोसाइटी में। एक डॉक्टर भी एंटरप्रेन्योर बन सकता है, एक मैकेनिक भी एंटरप्रेन्योर बन सकता है, एक
MBA ग्रेजुएट भी एंटरप्रेन्योर बन सकता है और एक कंप्यूटर साइंस का ग्रेजुएट भी एंटरप्रेन्योर बन सकता है। एंटरप्रेन्योरशिप इज एवरीवेयर। अब वो डिफरेंट टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप है, कोई सोशल एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं, कोई पैशन एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं, कोई सोसाइटल एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं, कोई टेक एंटरप्रेन्योरशिप पे काम कर रहे हैं। तो देयर आर सो मेनी वेज ऑफ अर्निंग मनी। सो ये एंटरप्रेन्योर भी मैंने दुनिया में वो कामयाब देखे जिनके अपने स्किल बहुत अच्छे थे, जो अपनी स्किल डेवलपमेंट पे काम करते हैं, चाहे उनकी कम्युनिकेशन अच्छी है जो सबसे बेसिक मैंने पहले भी डिस्कस किया, या वो फ्लेक्सिबल थे, या जिनमें ना नई चीजें करने की या दुनिया से लड़ने की एडॉप्टेबिलिटी थी। क्योंकि एंटरप्रेन्योर बनने के लिए थोड़ा रिस्क उठाना पड़ता है, हसल उठाना पड़ता है। आप अगर फिक्स 20,000 रुपए पे पूरी जिंदगी इन्हिसार करेंगे तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। सो आपको ये माइंडसेट देना होता है। जब आप रिस्क उठाते हैं ना, पैसे खुद आते हैं। जब आप रिस्क ही नहीं लेते तो आपके पास पैसे भी नहीं आते। सो ये पैसे को हमें सेकेंडरी रखना चाहिए, अपनी डेवलपमेंट को प्रायोरिटी देनी चाहिए और ये आज से स्टार्ट करनी चाहिए। इसका कोई कल नहीं है। सो मैं चाहूंगा जितने लोग मुझे आज सुन रहे हैं, जिन्होंने मेरी पहली बात सुनी कि अभी जाके अपने बच्चों को, चाहे वो अगर वो 18 साल का बच्चा है या 16 साल से बड़ा है, तो उसको आज ही आप जाके गूगल गैराज के फ्री कोर्सेज में एनरोल करवाएं, डीजी स्किल के फ्री कोर्सेज में एनरोल करवाएं। इसका कल कोई भी नहीं होता, ये आज होता है, अभी से होता है। और फिर हम 3 महीने बाद बात कर रहे होंगे कि जितने लोगों ने आज एनरोल किया था, उन्होंने सक्सेसफुल सर्टिफिकेशन हासिल की, अब उनके बंच में कोई 8-10 सर्टिफिकेशंस मौजूद है। सही। अब उनके लिए देखें, सीवी आपकी फिर गोल्डन हो जाती है। आपको हर कोई बुला के जॉब देता है। मुझे दोस्त मिलते हैं ना इंडस्ट्री से, तो वो ये नहीं कहते कि यार कोई रिसोर्स रेफर कर दो, वो कहते हैं यार कोई स्किलफुल रिसोर्स रेफर कर दो। कोई बच्चा देखो जिसको काम आता है। कोई ये नहीं बोलता कि कोई BBA भेजो, कोई MBA भेजो। वो कहते हैं यार वो बच्चा भेजो जिसको काम आता हो। सो ये जो स्किल है ना, ये डिग्री से ज्यादा रोल प्ले करता है आपको जॉब दिलाने में। बिल्कुल, डेफिनेटली। और जिस तरह भी इंडस्ट्री नीडेड स्किल्स पे बात हो रही है, तो सर ने जिस तरह इंतहाई इम्पोर्टेंट एडवाइस दी और बहुत ही इम्पोर्टेंट स्किल्स को भी डिस्कस किया कि जो कौन सी स्किल्स हैं जो बच्चों के पास होनी चाहिए। और बच्चे जो हैं वो डिग्रीज भी बिल्कुल अपनी पढ़ाई तो कंप्लीट करते ही करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ उनको कोई ना कोई हुनर आना चाहिए ऐसा, जिसकी वजह से वो उनकी जो डिमांड है वो और ज्यादा हो जाए। तो सर डेफिनेटली हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास एक बड़ा ही लिमिटेड टाइम होता है, और बच्चे जो हैं आजकल के आपने देखा है कि वो पढ़ाई में बड़ा मसरूफ होते हैं, और इसके अलावा वो मोबाइल का भी बड़ा एक्सेसिव यूज कर रहे होते हैं, जो कि वेस्टेज ऑफ टाइम होता है, जिसमें कोई वो गेन नहीं कर रहे होते। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सर इस बारे में आप क्या कहना पसंद करेंगे? देखिए, आप किसी को रोक नहीं सकते, बट इसके लिए स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि पेरेंट्स को इस पे स्पेशली रोल प्ले करना होगा कि टाइम किसी के पास नहीं होता, टाइम मैनेज करना होता है। बिल्कुल सही बात है, डेफिनेटली। जो सबके पास वही 24 घंटे होते हैं। कुछ लोग होते हैं थ्राइव कर रहे होते हैं उन 24 घंटों में, कुछ लोग सरवाइव कर रहे होते हैं उन 24 घंटों में। सो ये सर्वाइवल से जो थ्राइवल की पूरी जर्नी है ना, इसमें जो एक चीज आती है वो होती है डिसिप्लिन। सो डिसिप्लिन को थोड़ा सा आपने ऐड करना होगा। डिसिप्लिन का मतलब मारना नहीं है। डिसिप्लिन 2 तरीकों से आता है। एक तो आता है जो वो कहते हैं कि फौज वाला तरीका, ठीक है जी, यस मतलब यस। दूसरा तरीका होता है हम जैसे जो नॉर्मल लोगों वाला मोटिवेशन वाला तरीका। तो आपके पास दोनों स्टाइल हैं, एक ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल है और एक आपके पास सॉफ्ट स्टाइल है। सॉफ्ट स्टाइल में आप माइलस्टोन सेट कर लें बच्चे के लिए कि बेटा अगर आपने 6 दिन में ये 3 स्किल कोर्सेज कंप्लीट कर लिए तो आपका ये माइलस्टोन अचीव हो जाएगा। सो बच्चों को कोई लालच दे, कोई माइलस्टोन रखें, कोई उनको एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट रखें, कोई उनको घूमने ले जाएं, कोई उनका गिफ्ट रखें कि आप एक्स माइलस्टोन पूरा करें, आपको ये गिफ्ट दिया जाएगा। ये होता है मोटिवेशन मॉडल। लड़ने मारने जो हमारे यहाँ अक्सर मदर्स कर रही होती हैं, डांटने से शायद मोटिवेशन नहीं आती। वो एक पार्ट है, ठीक है, होना चाहिए, पेरेंटल कंट्रोल होना चाहिए, बट उसके साथ साथ एक मोटिवेशन साइकिल भी होना चाहिए। उससे बच्चा जल्दी लर्निंग करता है। और जब तक आप कोई माइलस्टोन ही नहीं लोगे, आपको अच्छा यार कंप्लीट करके बताना, और एक होता है शाम को 6 बजे तक कंप्लीट करके बताना, तो आपके पास एक माइलस्टोन आ जाता है कि यार 6 बजे मुझे ये स्किल कोर्स कंप्लीट करना है। सो पेरेंट्स को स्ट्रेटेजिकली अगर मोबाइल का इफेक्टिव यूज करवाना है तो उनको
माइलस्टोन देने होंगे बच्चों को कि यार ये माइलस्टोन कर दो, ये भी मोबाइल से ही होता है। सही। तो फिर वो ठीक है, उसको थोड़ा सा स्पेस भी मिल जाएगा अपने लिए भी मोबाइल यूज करने का, और थोड़ा सा डेवलपमेंटल टाइम भी हो जाएगा। अगर बच्चा दिन में 2 घंटे भी कोई डेवलपमेंटल काम कर ले या 1 घंटा भी कर ले जी, तो हफ्ते के 6 आवर हो गए। और महीने में एक पूरी दुनिया में स्टैंडर्ड है कि अगर आप 20 घंटे एक महीने में कोई डेवलपमेंटल काम कर रहे हैं टेक पे, तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बिल्कुल, डेफिनेटली ऐसा ही है। और देखा जाए तो हमारे यहाँ टाइम मैनेजमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हमारे यहाँ वक्त की जो है वो कदर नहीं है। अगर देखा जाए ना, हम वक्त की कदर नहीं करते। और बहुत सारी केसेस में ये भी होता है कि ये रियलाइजेशन नहीं होती है कि वक्त कितना गुजर गया है, वक्त कितना वेस्ट हो गया है, और इस वक्त में हम क्या हासिल कर सकते थे। तो ये कैलकुलेशंस भी नहीं होती हैं, और प्लस इसके साथ साथ ये रियलाइजेशंस भी नहीं होती हैं कि हम लोग इस वक्त में क्या क्या अपनी डेवलपमेंट्स कर सकते थे। तो डेफिनेटली सर ने एक बड़ा ज़बरदस्त जो है वो पॉइंट रेज किया कि अक्सर जो है वो हमारे पेरेंट्स बड़े जो है वो कभी कभी गुस्सा हो जाते हैं। तो इसमें सर इमोशनल इंटेलिजेंस एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है। इस बारे में आप क्या कहना पसंद करेंगे? देखिए, कुछ चीजें होती है जो इतना जल्दी चेंज नहीं हो सकती। कुछ लोगों की नेचर होती है वो बहुत आसानी से चेंज नहीं होती। पर देखिए, दोनों नहीं तो दोनों में से एक पेरेंट तो रोल प्ले कर सकता है। देखिए, अगर दोनों ही डिजास्टर्स मूड में चलेंगे तो बच्चों को समझ नहीं आती है। किसी एक को सपोर्टर बनना पड़ता है, किसी एक को जो है पहल करनी पड़ती है। या कहीं मदर करती है, कहीं फादर करता है। और अगर मदर फादर दोनों नहीं कर पा रहे तो अगर फैमिली में कोई बड़े बुजुर्ग हैं, दादा हैं, तो उनको रोल प्ले करना होगा। बट किसी को तो ओनरशिप लेनी होगी। इट्स ऑल अबाउट टेकिंग ओनरशिप। लेकिन बच्चे पैदा करके छोड़ देना तो बहुत आसान काम है, पर बच्चों को परवरिश करना ये बहुत मुश्किल काम है। एक अच्छी सोसाइटी बनाना, उनको नर्चरिंग देना। देखिए, नेचर से ज्यादा नर्चर का रोल होता है हमेशा से। आप जितनी भी मैनेजमेंट की चीजें पढ़ें तो नर्चर का बहुत बड़ा रोल होता है। आप सोसाइटी में कैसे बिहेव कर रहे हैं, ये आपको इस क्यों पूछा जाता है आपका खानदान कौन सा है, वो खानदान नर्चरिंग करता है। सो ये हमारे यहाँ थोड़ा मुझे नर्चर वाला पार्ट मिसिंग लगता है सोसाइटी से। स्टिल कोई देर नहीं होती, अभी भी हम अगर अच्छी जनरेशंस क्रिएट करना चाहते हैं तो हमें नर्चरिंग पे ज्यादा फोकस करना होगा। आपके जो मसाइल है ना वो आप तक होने चाहिए, वो बच्चों को शिफ्ट नहीं होने चाहिए। आप अगर मूड अच्छा नहीं है तो बच्चों ने क्या कसूर किया? बिल्कुल सही बात। बच्चों पे क्यों हम वो अपने मूड का जुल्म निकालते हैं? उनको आप अच्छी परवरिश दें, अच्छी एजुकेशन दें। देखिए, अच्छी परवरिश में ये स्किल डेवलपमेंट और उनको होनहार बनाना ये उसका पार्ट होता है। क्योंकि हम जब बात करते हैं कि किसी को पैरों पे खड़ा करना है तो उसको आज पैरों पे खड़े होने का मतलब सिर्फ पैसे देना नहीं होता। वो पैसे तो एक वक्त आएगा, खत्म हो जाएंगे। अगर हमने उसको स्किलफुल बना दिया और एजुकेटेड बना दिया तो ये हम सबसे बड़ा एक रोल प्ले कर सकते हैं एज अ पेरेंट, एज अ गार्डियन। एग्जैक्टली, बहुत बेहतरीन बात की सर ने रिगार्डिंग इमोशनल इंटेलिजेंस के इमोशनली इंटेलिजेंट होना चाहिए पेरेंट्स को टुवर्ड्स देयर चिल्ड्रंस नीड्स, और उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए। और सर ने एक बड़ी ये भी बहुत ही अच्छा खूबसूरती से सर ने कॉम्प्लिकेशंस को भी डिस्कस किया कि जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जिसकी वजह से बच्चे जो है वो मतलब ये कि पीछे भी रह जाते हैं, और फिर उनको कैसे आगे लाया जा सकता है। तो इमोशनली इंटेलिजेंट होना कि बच्चे जो हैं वो बेसिकली ना समझ भी होते हैं, उनके पास गाइडेंस भी नहीं होती है, और उनके पास सबसे बड़ी बात है कि उनके पास एम्पावरमेंट भी नहीं होती, वो एम्पावर्ड नहीं होते। तो ये बड़ों का काम है कि वो उनको एम्पावर भी करें ताकि बच्चे जो है वो सही डायरेक्शन में जाएं, और बच्चे जो है वो बेसिकली कुछ ना कुछ मतलब गेन कर सकें अपनी ज़िंदगी से। तो सर आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम को लेके, और हम इंडस्ट्री नीडेड स्किल्स के बारे में बात कर रहे थे। सर, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी एक इंडस्ट्री नीडेड स्किल है। इसको मैं कहता हूँ समझना चीजों को, क्योंकि आप अगर ट्रेनिंग करवा रहे हैं और अगर आपके पास TNA नहीं है, ट्रेनिंग नीड एनालिसिस, तो वो ट्रेनिंग फजूल हो जाती है। सो प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी होता है। चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, आप एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो सब फोकस होते हैं प्रॉब्लम पे। आज तक जितने भी एंटरप्रेन्योरियल वेंचर स्टार्ट हुए और वो प्रॉब्लम फोकस्ड नहीं थे, वो फेल हो गए। बिल्कुल ऐसा ही है। सो प्रॉब्लम फोकस्ड होना बहुत जरूरी होता है। प्रॉब्लम जो है
आपको बताती है कि वे फॉरवर्ड क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगी। सो नीड को जानना बहुत जरूरी है। इसके लिए भी कोर्सेज होते हैं कि आप कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हैं, कैसे आप टीएनए कर सकते हैं, कैसे आप इसके फिश बोन एनालिसिस होते हैं और बहुत सारे एनालिसिस होते हैं। और अगर मैं कॉमन लैंग्वेज में बात करूं कि आम आदमी कैसे प्रॉब्लम एनालिसिस कर सकता है, तो उसके लिए 10 मिनट सुकून से बैठ लें। बिल्कुल सही, क्योंकि हमारे यहाँ जिंदगी में सुकून भी गायब हो गया। बिल्कुल सही बात। किसी भी प्रॉब्लम को समझने के लिए आपको 10-15 मिनट थोड़ा सा सुकून में एक पीसफुल एनवायरनमेंट में बैठ के आपको रीथिंक करना पड़ता है कि क्या क्या वो पहलू हैं जो इस प्रॉब्लम को कॉज कर रहे हैं, वो क्या क्या पहलू हो सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है क्योंकि हम प्रॉब्लम को नहीं समझते तो हम ब्लेमिंग करते हैं और रॉन्ग ब्लेमिंग करते हैं। सो प्रॉब्लम को समझना बहुत जरूरी है, उससे ना बहुत सारे सोल्यूशन इटसेल्फ निकल आते हैं जब आपको प्रॉब्लम सही तरीके से पता होती है। सो ये स्किल भी बहुत जरूरी है। अब हम कॉर्पोरेट में जब भी हायरिंग करते हैं तो जो टेस्टिंग होती है उसमें एनालिटिकल स्किल और प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड भी बहुत सारे सवाल होते हैं और ये बहुत ज़रूरी स्किल है जब आपकी एकेडमिक एजुकेशन के साथ साथ। बिल्कुल डेफिनेटली प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जिस तरह सर ने कहा एक बड़ी नीडेड स्किल है, बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। और अगर ये स्किल ना हो तो आपका इंडस्ट्री में भी सर्वाइवल जो है उसका भी इश्यूज हो जाते हैं। और इसके अलावा आप अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें भी बड़े इश्यूज हो जाते हैं, बिकॉज बिजनेस में भी बहुत रिक्वायरमेंट होती है कि आप अपने मसाइल को हल कर सकें, स्पेशली अपने बिजनेस ओरिएंटेड प्रॉब्लम्स को ही रिजॉल्व कर सकें। एक न्यूज़ है कि नीपा जानिब हसन स्क्वायर चेजअप के सामने रोड जो है वो बेसिकली ब्लॉक है। उसकी वजह ये है कि रोड पर सीवरेज का पानी निकल आया है जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी आहिस्ता है। इसी के अलावा एक और भी न्यूज़ है दैट इज़ कि मेन कालापुल कोरंगी रोड CSD सिग्नल टुवर्ड्स डिफेंस चौक बोथ डायरेक्शन से रोड क्लोज है। लोकल रेजिडेंट्स जो है, रीज़न ये है कि लोकल रेजिडेंट्स जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं बिकॉज के पावर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो नहीं है वहाँ पे। और इसके अलावा अल्टरनेटिव रूट्स ये हैं कि ट्रैफिक फ्रॉम डिफेंस मोड जो है वो डाइवर्टेड किया जा रहा है डिफेंस मार्केट की तरफ और CSD सिग्नल की तरफ फ्रॉम द इनर एरिया। तो ये आज की जो है वो न्यूज़ अलर्ट्स हैं। प्रोग्राम जो है हम नीडेड इंडस्ट्री नीडेड स्किल्स पे कर रहे हैं और अभी तक हमने ये समझा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग भी एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट स्किल है। मसले को समझना, जिस तरह सर ने बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बात की कि प्रॉब्लम इटसेल्फ को समझना कि प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। जब तक हम ये नहीं समझते कि प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है तो डेफिनेटली हम उस पर वर्क भी नहीं करते, ना उसको हम प्रॉब्लम समझते हैं। तो सर कुछ आप ऐसी एग्जांपल्स दे सकते हैं प्रॉब्लम्स की, क्योंकि मैं इस टॉपिक को बड़ा अंडरस्टैंड कर सकती हूँ क्योंकि 90% of the time the problem is not identified because we don't think it's a problem। देखें जैसे कि आजकल आप देखें हर स्टार्टअप या हर बिजनेस मोबाइल एप्लीकेशन बना लेते हैं जी कि जी हम डिजिटल हो गए जी। क्या कस्टमर को हर चीज की मोबाइल एप्लीकेशन चाहिए? लेट सपोज एक चीज है जो आप जिंदगी में एक मरतबा परचेज करते हैं या 20 साल में एक मरतबा परचेज करते हैं। अब कंपनी ने उसकी मोबाइल ऐप बना दी कि जी कस्टमर को ना वो मोबाइल ऐप से परचेज करेगा, मोबाइल ऐप डाउनलोड करेगा। मुझे बताएं उसका कोई रोल है? नहीं, क्योंकि वो वन टाइम परचेज है। बट कोई ऐसा काम जिसमें रोजाना बिजनेस से इंटरेक्शन होनी है तो वहाँ मोबाइल ऐप होना बहुत जरूरी है। ग्रोसरीज है, आपने डेली ऑर्डर करनी है, वहाँ मोबाइल ऐप का रोल है। बट जब मैं अगर इक्विपमेंट की बात करूँ, अगर उनको टेक लाना ही है वो इक्विपमेंट में टेक लेके आएंगे। जो ऐसा इक्विपमेंट है जो 20 साल में एक मरतबा परचेज होना है, सो उनको मोबाइल ऐप के बजाय अपने प्रोडक्ट के टेक पे काम करना चाहिए, क्योंकि अगर प्रोडक्ट का टेक अच्छा है तो मार्केट में वो हमेशा प्रोडक्ट थ्राइव करेगा। सो कस्टमर की नीड को समझना है। हमने ट्रेंड के साथ नहीं चलना है कि सब लोग मोबाइल ऐप बना रहे हैं तो हमने भी मोबाइल ऐप बनानी, या अगर वेबसाइट बना रहे हैं तो हम, हाँ वेबसाइट एक एग्जिस्टेंस, एक डिजिटल एड्रेस होना बहुत जरूरी है, बट देखिए आपका रोल कितना है उसका। सो इसी तरह आम जिंदगी में भी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनकी वजह से बाकी प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं। तो उस प्रॉब्लम को समझना जरूरी है कि हम बाकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की बजाय, लेट सपोज हम थोड़ा सा दूर रहते हैं, 10,000 रुपए घर हमें सस्ता मिल गया,
बट रोजाना मुझे 2 घंटे ट्रैफिक में ख्वार होना पड़ता है जी। और उन 2 घंटों में मुझे 2 मरतबा बस चेंज करनी पड़ती है जी। सिर्फ इसलिए कि 10,000 रुपए घर सस्ता था। बट ये जो मेरी ट्रेवल कॉस्ट है ये तकरीबन मुझे 15,000 रुपए की पड़ती है। बिल्कुल सही बात है। तो वो जो 10,000 रुपए महंगा घर आपने लिया है ना, सस्ता लिया है, वो महंगा लेके आप अपने 2 घंटे रोज के सेव कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम को समझना बहुत जरूरी है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है, यस डेफिनेटली। और खर्चा ऑब्वियसली ज्यादा कर रहे हैं। आपका ट्रेवल में आप देखें, जो लोग बहुत दूर रहते हैं कराची में, लेट सपोज अगर आपका आईए चंडीगढ़ रोड पे ऑफिस है और आप मलीर में रहते हैं या आगे नाजमाबाद में ऐसी जगहों पे रहते हैं जी। तो मिनिमम ट्रेवल टाइम शाम में 1.25 से 1.5 घंटे का होता है। बिल्कुल सही बात है। और 1.25 से 1.5 घंटे में उस गाड़ी पे जो पेट्रोल लगता है ना, उसकी कॉस्ट होती है 1500 से 1000 रुपए। वो 1000 रुपए अगर आप डेली सेव करें और आप ऑफिस के करीब घर ले लें जी, जो आपको गालिबन 50,000 अगर महंगा भी मिल रहा है तो आपके जो 3 घंटे सेव हो रहे हैं ना, उसमें आप बहुत पैसे भी कमा सकते हैं और वो जो रोड रिस्क है जी, वो भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। सो हम अपने ऑफिस लोकेशन से जब बहुत ज्यादा दूर भी रहते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सो ऐसी बहुत सारी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है जिसकी वजह से बहुत सारी, अब देखिए अगर आप 2 घंटे अगर 1.5 सुबह और 1.5 शाम को या आधा घंटा सुबह 1.5 घंटा शाम को 2 घंटे, यही 2 घंटे अगर आप फैमिली को दे दें जी, और आप अपने बच्चों की स्किल डेवलपमेंट पे काम कर लें, सो कल आप अपने बच्चों का फ्यूचर संवार देंगे उन 2 घंटों में जो आप रोड पे कुछ ना करते हुए बर्बाद करते हैं या हमारी बातें सुनते हुए बर्बाद कर रहे हैं। सो आप जो है डेवलपमेंटल सोचें और अपनी लाइफ में ना प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करें कि वो क्या क्या प्रॉब्लम्स है और उनके रूट कॉजेज क्या क्या है। आप अपनी वाइफ को टाइम देंगे वो 2 घंटे, तो उससे हो सकता है आपका रिलेशनशिप अच्छा हो जाए, आपकी फ्यूचर जनरेशंस अच्छी हो जाएंगी। सो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो कि मैं कहता हूँ कि फजूल के कॉजेज हैं जिनकी वजह से हमारी लाइफ में प्रॉब्लम एग्जिस्ट करते हैं। बिल्कुल सही बात है। सो हमें अपना साइकोमेट्रिक और इस तरह के एनालिसिस करने चाहिए जिसमें हमें पता चले कि वो क्या रुकावटें हैं जो हमारे रिलेशनशिप्स, हमारे ऑफिस, हर और जो हमारे स्ट्रेस है उसमें एडिशंस कर रहे हैं। जी बिल्कुल, सर ने बहुत ही बेहतरीन बातें की कि अगर आप अपनी टाइम मैनेजमेंट नहीं कर रहे और डेफिनेटली जब आप अपने प्रॉब्लम्स को नहीं फोकस करते हैं तो वो बहुत सारी डिजीजेस में भी कन्वर्ट हो सकते हैं डेफिनेटली, क्योंकि आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर रहे कि ये एक प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, रिकग्नाइज करना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप उसको रिजॉल्व कर लेंगे तो डेफिनेटली फिर आप उसके बेनिफिट्स भी हासिल करेंगे और फिर आपकी जो है वो खुदा न खास्ता आप बीमार हो सकते थे, उससे भी आप बच जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है उसके बेनिफिट्स में आ जाती है कि अगर आप अपने मसलों को टाइमली रिजॉल्व कर लेंगे। तो सर हम बात कर रहे थे रिगार्डिंग द इंडस्ट्री नीडेड स्किल्स के ऊपर। हमारी जो इंडस्ट्री है सर, बहुत हद तक देखा जाए तो हमारी जो इंडस्ट्री है उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रही हैं। तो डेफिनेटली हम इंडस्ट्री नीडेड स्किल्स पे बात कर रहे हैं कि क्योंकि हमारी इंडस्ट्री चेंज हो रही है। सर ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, क्या इसने काम को आसान कर दिया है? या क्योंकि जिस तरह मैं भी एक टीचर हूँ तो मैं भी अक्सर ये बच्चों को मैं देखती हूँ कि वो अगर उनको कोई केस स्टडी पढ़ने के लिए दी जाए, उसके एंड में कुछ क्वेश्चंस रिजॉल्व करने के लिए दिया जाए या उनको कोई असाइनमेंट बनाने के लिए दिया जाए तो वो बच्चे क्या करते हैं, चैट जीपीटी पे लिखते हैं, चैट जीपीटी उनको पूरा असाइनमेंट बना के दे देता है। हाँ, बीइंग अ टीचर मुझे पता होता है कि उन्होंने ये काम एआई की मदद से किया है, जो कि डेफिनेटली जो है अगर देखा जाए तो बच्चे ने अगर स्टडी नहीं किया तो बच्चे ने कुछ गेन भी नहीं किया। तो आप इस एआई के बारे में आपका क्या ख्याल है रिगार्डिंग कि ये भी क्या इंडस्ट्री नीडेड स्किल्स का पार्ट है? लेकिन 2 तरह की एआई है जी, एआई के स्किल्स है। एक तो है एआई को डेवलप करना जी, जो एआई डेवलपर्स हैं जो एआई पे टेक्नोलॉजीज बना रहे हैं, सिस्टम्स में एआई को एम्बेड कर रहे हैं, जितने भी एम्बेडेड सिस्टम्स हैं। और एक एआई है एआई का यूज करना, जो यूज केसेस है, जो ऑफिस में हमें बाकी चीजों में हेल्प कर रहे हैं। नो डाउट एआई इज द फ्यूचर, एआई ने हमारी जिंदगी आसान कर दी है। बट अगर आप एआई पे, और जितने लोग अभी मुझे सुन रहे हैं वो प्रैक्टिकली भी करके देखना चाहते हैं तो कर लें। आप एआई पे लिखें कि वो कौन से स्किल्स हैं जो आज से 5 साल बाद सबसे इम्पोर्टेंट होंगे इंसानों के लिए, तो एआई आपको टॉप रैंक पे जो स्किल बताएगा वो होगा क्रिटिकल थिंकिंग।
सो आज अगर हम अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को किल कर रहे हैं तो 5 साल बाद तो जीरो हो जाएगी। बिल्कुल, बहुत अच्छी तो बात एआई खुद सजेस्ट कर रहा है कि वो जो क्रिटिकल थिंकिंग है, जो प्रॉम्प्ट है ना, वो तो आपने देनी है। सो उसके लिए आपका क्रिटिकल होना बहुत जरूरी है। अगर आप एआई से बोलें कि यार मुझे कोई एचआर पॉलिसी बना दो, तो वो 2 मिनट में बना देगा। बट एआई को मैंने अच्छी एजुकेटेड प्रॉम्प्ट दी और उसमें लिखा कि मुझे किस तरह की एचआर पॉलिसी चाहिए, उसमें ऑडियंस कौन होगी, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं, हम कौन से लेबर लॉज को फॉलो करते हैं। तो ये सारी चीजें वो हैं जो आपकी अवेयरनेस है, आपकी एनालिटिकल थिंकिंग है। सो उसके थ्रू जब आप प्रॉम्प्ट देते हैं ना, तो एआई आपको अच्छा डेटा देता है, वेग डेटा नहीं देता। आपने देखा होगा बच्चों के असाइनमेंट्स आते हैं, वेग डेटा होता है। सो मैं बच्चों को कहता हूँ एआई को यूज करो, बट उसका इफेक्टिव यूज करो। बिल्कुल सही बात। वो चीटिंग के लिए यूज ना करो, रहनुमाई के लिए यूज करो कि आप एआई से ठीक करवा दो चीजें, एआई से कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर करो। एट द एंड ऑफ द डे अगर ये सारे काम एआई ने करने हैं, तो फिर हाँ वाकई ह्यूमन जो पार्टिसिपेशन है वो जीरो हो जाएगी कुछ अरसे बाद। तो आपने ये नहीं करना, अपने आप को किल नहीं करना। अगर आप कहते हैं कि नहीं आपको अपनी जरूरत खत्म करनी है, तो कंपनीज के लिए तो इजी है कि वो 50 बॉट्स को ले लें, 50 लोगों को निकाल ले और वो 50 बॉट से सारे काम करवा ले। सो आपकी अगर कहीं जरूरत बाकी रहती है इन द एआई जनरेशन, तो वो क्रिटिकल थिंकिंग ही है। आपको एआई का उतना यूज करना है जितना एआई आपको हेल्प कर सकता है, बाकी आपने एआई को खुद समझाना है, एआई से हेल्प लेनी है, एआई पे डिपेंडेंट नहीं होना। सो एआई का रूल बिल्कुल है। आज अगर मैं कॉमन अगर बात करूं, मेरे पास अगर कोई एम्प्लॉय आता है, किसी भी जॉब के लिए आता है, तो उसमें 4-5 चीजें जो मैंडेटरी हैं कि वो डिजिटली लिटरेट होना चाहिए। मतलब जितने भी इंफॉर्मेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हैं या ईआरपी सॉफ्टवेयर्स हैं, उनकी लिटरेसी होनी चाहिए, उसका पता होना चाहिए, एआई का इफेक्टिव यूज आना चाहिए, और उसके साथ साथ कम्युनिकेशन बेटर होनी चाहिए। और कम्युनिकेशन के साथ एक होती है हम जिसको कहते हैं सोशल नॉलेज। सोशल नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। सोशल नॉलेज कहाँ से आती है? जब आप लिटरेचर रिव्यू करते हैं, जब आप आर्टिकल्स पढ़ते हैं, जब आप पॉडकास्ट देखते हैं, जब आप टेक न्यूज को फॉलो करते हैं पूरी दुनिया में। सो यहाँ से वो सोशल अवेयरनेस या सोशल नॉलेज आती है। सो सोशल नॉलेज का भी बहुत बड़ा रोल है आपके इफेक्टिव जॉब परफॉर्मेंस में। बिल्कुल सही बात। ये डेफिनेटली सर ने बेहतरीन बात की कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, बच्चे अगर उस पर बहुत ज़्यादा रिलाई करना शुरू कर देंगे तो उनकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो ख़त्म हो जाती है। और अगर एआई से ही पूछा जाए तो वो फ्यूचर में आपको क्रिटिकल थिंकिंग ही सजेस्ट करता है कि क्रिटिकल थिंकिंग एग्जिस्ट, मतलब ये दिस इज़ द मोस्ट इंडस्ट्री नीडेड स्किल्स। तो सर अगर देखा जाए तो बीइंग अ टीचर, जिस तरह माशाल्लाह आप भी पढ़ा रहे हैं और मैं भी पढ़ा रही हूँ, तो बच्चे जो हैं उनका जो क्रिटिकल थिंकिंग है इवन टुडे तक मैं देखती हूँ, जिस तरह बच्चों से जब मैं असाइनमेंट्स कलेक्ट करती हूँ तो डेफिनेटली ये चीज़ बड़ी एब्सेंट है। और बच्चे जो है वो बहुत हद तक रिलाई भी कर रहे हैं। और सबसे जो बड़ा फैक्टर है वो ये है कि हम लोगों की जो है वो जनरेशन रह गई है जो इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकती है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारी जनरेशन के बाद जो अब टीचर्स आने वाले हैं तो वो शायद आइडेंटिफाई ना कर सकें इस चीज को। इसका बहुत आसान ये है, जो फन पार्ट है, हम तो हर वीक एज अ टीचर फेस करते हैं जी। आप वो काम करवाएं, इसके लिए थोड़ा सा ना आपको आगे चलना होगा बच्चों से। जो टीचर सिलो है ना, माजरत के साथ, उनकी ना अब 1-1.5 साल बाद जरूरत खत्म होती जाएगी। आपको उन बच्चों से आगे सोचना होगा, टीचर को एक कदम आगे चलना होगा। अगर आपको एआई चलाना नहीं आता तो बच्चे आपको ठीक है कॉपीड एआई कंटेंट देके जाएंगे, बट अगर आपको एआई चलाना आता है, आपको समझ आती है कि ये क्या एआई ने लिखा है, आप ऐसी असाइनमेंट्स दो जिसमें बच्चे को क्रिटिकली सोचना भी पड़े, उसको मार्केट में जाना भी पड़े और उसको मार्केट में जाके डेटा कलेक्ट भी करना पड़े। मैं अगर असाइनमेंट्स देता हूँ बच्चों को तो उनको कहता हूँ उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए मैं रिसर्च डिफरेंट तरीके से करवाता हूँ। मैं उनको मार्केट भेजता हूँ, और ऐसा वैसा मार्केट नहीं कि विजिटिंग कार्ड लेके उनके पिक्चर्स प्रूफ्स होने चाहिए। उनको उन मार्केट्स का बताता हूँ कि देखिए ये नेचुरल मार्केट्स हैं, इसको एनालाइज करें। उनको वो असाइनमेंट देता हूँ जो डेटा उनको एआई नहीं दे सकता। सही बात। उसके लिए उनको जाना पड़ेगा मार्केट में, लोगों को इंटरव्यू करना पड़ेगा, फिजिकली चीजों को देखना पड़ेगा, फिर वो चीजें डेवलप होती हैं। सो मेरा रिसर्च करवाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। सो मैं अब तक अगर अपने सर्वाइवल को लेके चल रहा हूँ तो मुझे खुद लर्न करना पड़ता है। सो एक मेरी एडवाइस ये भी होगी, अगर कोई टीचर्स मुझे सुन रहे हैं, दुनिया में एक कॉन्सेप्ट होता है
अप स्किलिंग एंड री स्किलिंग। जी। सो अगर आपके पास कोई पुराना स्किल है तो उसको दोबारा सीख लें क्योंकि वो पुराना हो चुका, और अगर कोई स्किल आपके पास नहीं है तो उसको आप वो स्किल सीख लें तो उसको अप स्किलिंग कहते हैं। सो अगर आपकी लाइफ में ये फॉर्मूला आपके साथ इनबिल्ड है कि आप अप स्किलिंग एंड री स्किलिंग पे काम कर रहे हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं, आपका सर्वाइवल मौजूद है। बट जो टीचर्स या जो ट्रेनर्स या जो बॉसेस ये पार्ट को मिस कर रहे हैं अप स्किलिंग एंड री स्किलिंग को, तो मैं नहीं देख रहा कि अगले 5 साल में उनकी कहीं गुंजाइश है। माजरत के साथ। बहुत बेहतरीन बात की सर ने। इंडस्ट्री नीडेड स्किल आज हमारा टॉपिक था, और सर हमारे प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया है। इन दी एंड आप कुछ नाजरीन को जो कोई एडवाइस देना चाहेंगे? देखिए, डिपेंडेंसी बहुत बड़ा जुर्म है, मैं इसको कहता हूँ बहुत बड़ा गुनाह है। जितना आप खुद को काबिल बनाएंगे, जितना आप अपने पैरों पे खड़े होंगे तो फ्यूचर आपका है और फ्यूचर आपसे है। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सो मच, और बहुत शुक्रिया आने का प्रोग्राम पे सर। आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें की और बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट्स को अच्छे तरह गाइडलाइन दी। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा है। एवरी संडे फ्रॉम 5 to 6 PM प्रोग्राम रहनुमा देखना ना भूलिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।